हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, CAIIB की BRBL क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट। मॉड्यूल डी से हम शुरू करेंगे, DCBA। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मॉड्यूल डी में फर्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमारे पास 25A से लेकर कुछ यूनिट्स में फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। हम 25A आज करेंगे, नेक्स्ट सेशन में 25B करेंगे, और एक बार हमारा पेज सेट हो जाएगा तो हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एक सेशन में किया करेंगे। ओके तो चलिए लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज सेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये एक ऐसा एक्ट है जो हमारी दिनचर्या में, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। चाहे आप जब पिज़्ज़ा लेने जा रहे हैं या कोई बुक लेने जा रहे हैं या एक बिस्किट का पैकेट भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एंटर कर रही हैं। मैम, हमने दो वर्ड सुने हैं, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये दोनों वर्ड सेम होते हैं? आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, एक बारी सोचिए, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट 1-2 मिनट्स। जो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, एक्सप्रेसली कुछ शब्दों में बयां करके भी हो सकते हैं, और इम्प्लाइडली बाय योर एक्शन भी हो सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिटन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब आप एक बिस्किट का पैकेट लेने गए तभी भी वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही था, बट क्या आपने कुछ लिखित किया था? नहीं। वॉज इट एक्चुअली रिटन? नो। It might be written, it might be oral too. Both of these are valid unless and until the law specifically ask कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब रिटन होगा या रजिस्टर्ड होगा या स्टैम्प्ड होगा। तो अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पर्टिकुलर सिचुएशन में लगती हैं तो आप लगाएंगे, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे रिटन चाहिए, जो कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो आज मैं सेक्शन 10 में आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। बट बिफोर वी गो डीपर इन दैट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि एक इजी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, but all agreements are not contract। मैम, इसका क्या मतलब है? अभी समझते हैं। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम तो शायद अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नो सिनोनिमसली यूज करते थे, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, बट एक्चुअली में क्योंकि हम लीगली चीज़ों को समझ रहे हैं अंडर द लॉ सब्जेक्ट, तो ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ड है जिसके अंतर्गत अग्रीमेंट तो आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडर है। अग्रीमेंट एक ऐसा वर्ड है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। मैम, इसको एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, आइए। जैसे मैंने आपको प्रपोज किया कि क्या आप मेरे से ये पेन खरीदना चाहेंगे फॉर ₹2000। तो मैंने आपको पूछा कि आप मेरे से ये पेन खरीदना चाहोगे, तो मैंने आपको एक प्रपोजल दिया। ओके उस प्रपोजल पे लेट्स से आपने ओके किया फॉर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, इट इज समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर मैं आपको ये पेन दे रही हूँ तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है? मुझे बदले में 2000 रुपये मिल रहे हैं। जिस बात पे हम दोनों ने जब अग्री करा तो ये प्रॉमिस बन गया, मतलब ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ। उस बात पे हमने एक दूसरे के साथ वादा कर लिया अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, और यही अग्रीमेंट होता है, यही अग्रीमेंट होता है। बट ये अग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब ये एनफोर्सिएबल होता है। इसका क्या मतलब होता है? आइए इसको भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये है एक इंसान जिनका नाम है राम।
राम ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन पेमेंट करी और कुछ सामान ऑर्डर किया। इन्होंने पेमेंट तो कर दी बट सामान ऑर्डर नहीं हुआ, सामान इन तक नहीं पहुंचा। द थिंग्स द प्रोडक्ट्स द गुड्स डिड नॉट गेट डिलीवर्ड। तो यहाँ पर क्या राम कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा सकते हैं फ्लिपकार्ट को? जी। वाइस वर्सा ले लेते हैं, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट ने सामान तो डिलीवर कर दिया बट इन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो क्या फ्लिपकार्ट कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकता है? जी। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रपोजल था, एक प्रॉमिस था, एक कंसिडरेशन थी, इस बात पे अग्रीमेंट भी हुआ और ये अग्रीमेंट क्योंकि एनफोर्सिएबल है, मतलब इसे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जा सकता है, तो ये बन जाएगा, ये अग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम एक अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो मैम कोई ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं जिसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती? जी हाँ, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं पापा ने अपने बेटे से वादा किया, पापा ने बेटे से बोला कि अगर आपने अच्छे नंबर लेकर आया एग्जाम में तो मैं आपको आईपैड गिफ्ट दूंगा। बच्चे ने मेहनत करी, अच्छे नंबर लेके आया बट बेटे पापा ने आईपैड नहीं दिलवाया, तो क्या बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल तो हुआ, यहाँ पर प्रॉमिस भी है, यहाँ कंसिडरेशन भी है, कंसिडरेशन अच्छे नंबर और इन रिटर्न आईपैड, है ना, और अग्रीमेंट भी हुआ बट क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। क्योंकि ऐसे तो अगर हम ऐसे बातें करने लगेंगे, मतलब हम एक सोशल कंटेक्स्ट में सोशल ऑब्लिगेशंस पर, सोशल ड्यूटीज पर अगर हम बातें करने लगेंगे, एक सोशल नेचर के अग्रीमेंट को हम अगर कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाने लगेंगे, तो ऐसे तो हस्बैंड वाइफ में, बाप बेटे में, माँ बेटी में और इतने सारे सोशल अरेंजमेंट में हम वादे करते हैं। हम सुनते हो जी मेरे लिए सब्जी लेकर आना आज वापसी पे आते पे ऑफिस से, वरना कल मैं ऑफिस के लिए कुछ खाना बनाकर नहीं दे पाऊंगी। तो यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ बट लेट्स से सब्जी लाना भूल गए तो कोर्ट ऑफ लॉ में थोड़ी ना लेकर चले जाएंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जब भी किसी अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। और यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन क्या है? सेक्शन 2B में हमारे पास प्रॉमिस है, सेक्शन 2D में हमारे पास कंसिडरेशन है, सेक्शन 2E में हमारे पास अग्रीमेंट है और सेक्शन 2H में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से बेड है। और सेक्शन 2 में आज नहीं, आप आज से लेकर जब भी कभी भी लॉ पढ़ते हैं, मोस्टली मोर देन 90% ऑफ द टाइम आपको मोस्टली डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 मिलेगी। सब सेक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो जहाँ हम सेक्शंस याद कर सकते होंगे हम करेंगे। मतलब अगर मैं आपको 2023 जून का एक्सपीरियंस बताऊं तो वहाँ से सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस बने थे सेक्शन बेस्ड, बट दिसंबर 2023 और अगर मैं वापस जुलाई 2024 के बारे में बात करती हूँ, थोड़ा सब्सटैंशली सेक्शन वाला पोर्शन हल्का सा बढ़ गया। मतलब पहले अगर 4 नंबर का आया था तो 8-9 नंबर के दिखे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सेक्शंस एकदम इग्नोर कर दो, कुछ सेक्शंस हम स्मार्टली पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे उन्हें क्लास में ही याद करने की। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए एक्सेल शीट या गूगल शीट बना लीजिए जहाँ पर सेक्शन एक्ट लिखते चले जाइए, ताकि जब आप एंड में रिवाइज कर रहे हो तो और साथ में कुछ कलर स्कीम कर लीजिए कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन बस 1-2 बार पढ़ लेते हैं, अगर आ गए एग्जाम में तो वी नो अबाउट इट। यस, तो सेक्शन 2B, 2D, 2E एंड 2H याद कर लेते हैं। ठीक, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, मीनिंग thereby that the right and obligation arising of the contract must be enforceable in the court of law। और मैं बहुत सिंपल नींबू पानी वाली लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ और अब ये वर्जिन मोहितो लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना, लॉ ऐसा ही है सिंपल बट टेक्निकल लीगल लैंग्वेज भी हमें आनी चाहिए। ये तो भी हमारे साथ अच्छा है कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में हमें बातें याद करनी पड़ जाती है, बट अभी एज प्रोफेशनल्स एज बैंकर्स हमारे लिए जो हमसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है हम उतनी तैयारी स्मार्टली कर लेंगे विद द टाइम, लिमिटेड टाइम दैट वी हैव। ओके, तो सारे एग्रीमेंट्स में 2 या उससे ज़्यादा लोग होते हैं,
ओके, इफ दोज सेटिस्फाई द फॉलोइंग, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तब बनते हैं जब इनमें से ये वाली सारी टर्म्स जो हैं, सारे पॉइंटर्स अग्री होते हैं, सारे टर्म्स मीट होते हैं। यहाँ पे कंसेंट फ्री होना चाहिए। जितनी भी पार्टीज हैं, अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ तो मैं आपके सर पे गोली नहीं रख रही हूँ, या आप पे कोएर्जन के साथ काम नहीं करा रही हूँ, या कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूँ, या कुछ बहला फुसला के काम नहीं कर रही हूँ। ओनली व्हेन द कंसेंट इज फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वैलिड, अदरवाइज इट इज void or voidable under different circumstances। void मतलब ये वैलिड ही नहीं है। जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो किसी को मारते हैं और उसके साथ पैसे ले लेते हैं, उसको मार दिया, पैसे लेके मैं भाग गई, क्या आप मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा पाओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीगल ही नहीं थी बात। ये कॉन्ट्रैक्ट जब हम एंटर करे थे उसी समय से ये void था, क्योंकि ये इलीगल था। वॉइडेबल क्या होता है? इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मतलब मान लेते हैं मैंने आपके सर पे गोली रख के आपको ये पेन बेच दिया और आपसे 2000 रुपये ले लिए, ठीक है। अब आपने तो ले लिया, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करा सकते हो। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाओगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाना कि चाहते हो कि चलो पेन तो आ ही गया, कोई बात नहीं, बाजार से लेता है तो 1500 का मिलता है, इन्होंने 2000 में दे दिया, कोई बात नहीं, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मान लेंगे, क्योंकि आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। जब जो पार्टी अग्रीव्ड है उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, तो वो वॉइड एबल है। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वॉइड हो जाएगा जैसे कुछ इलीगल बात है, या कोई पहले था वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्ट्स ऑफ लॉ या गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिसीज चेंज हो गई या XYZ डिफरेंट रीजंस के कारण वो पहले वैलिड था बट अब वॉइड हो गया है, तो भी वॉइड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट इतनी डिटेलिंग में हमारे सिलेबस में बातचीत नहीं है, बट क्योंकि ये टॉपिक आ गया है तो मेरा एज अ टीचर दायित्व बनता है कि मैं आपको ये सब छोटी छोटी बातें बताती चली जाऊँ। ओके, अब यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं उन्हें कम्पीटेंट होना पड़ेगा। कम्पीटेंट मतलब कोई भी अगर बंदा माइनर है, 18 वर्ष से नीचे है, इनसेन है, मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है, या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है जैसे फॉर एग्जांपल समबडी इज बिहाइंड द बार्स, कोई जेल की सलाखों के पीछे, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। कोई ऐसे देश के बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो जो आपके देश का एनिमी है, मतलब लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही है फॉर एग्जांपल, और पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, इट इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट, दैट पर्सन इज नॉट competent टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यस, इट हैज टू बी लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो भी इन रिटर्न में दे रही हूँ इट हैज टू बी लॉफुल। मतलब मैं बोल रही हूँ लेट्स से मैं आपको मूवी में रोल दे दूंगी बट आपको मेरी वाइफ को मारना है, ठीक है, तो क्या ये जो आप इन रिटर्न में ले रही हूँ वो लॉफुल है? नहीं। अगर ये लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। किसी को मारना, किसी का चोरी कर लेना, पेपर लीक करा देना उसके अगेंस्ट पैसे, इट इज ऑल इलीगल, या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही डिक्लेयर हो रखा है, एक्सप्रेसली बताया ही हुआ है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही है, मतलब बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड ही है। ऑफ कोर्स उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें से एक एक्सेप्शन हमारी किताब में दी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करूंगी भी। बट फॉर नाउ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर होते हैं अंडर द लॉ, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। किसी भी अग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बातें तो हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। ऐसा हमें सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये बातें तो हमारे भेजे में एकदम अच्छे से घुस गई है ना दोस्तों? चलो ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेमवर्क क्या है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है, सेक्शन 1 से सेक्शन 75 है। बहुत सारे सेक्शन है, हमारे पास नहीं है। अगर मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स CA CMA CS या लॉ जैसे बारे में बात करती हूँ,
एडवोकेट बनने के प्रोसेस में, वहाँ पर बहुत डिटेल में, हमारे पास बहुत डिटेल नहीं है। हमारे पास जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमारे पास डिटेल में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। आज हम सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। पहले क्या होता था, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी बात होती थी वो सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही हुआ करती थी। बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीअपील हुआ 1930 में और एक सेपरेट एक्ट बन गया हमारे पास, जिसका नाम हमने बोला सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो वो भी हमारे सिलेबस में है। ऐसे ही जो भी लॉज पार्टनरशिप से रिलेटेड थे वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करते थे। बट अगेन अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बिफोर 1947, मतलब 1932 में एक सेपरेट एक्ट बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी हमारे सिलेबस में है। लाइन वाइज चलेंगे, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, फिर सोगा करेंगे, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करेंगे, फिर कंपनीज एक्ट, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, बट आज हम यहाँ कर रहे हैं, नेक्स्ट 2-3 सेशन हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर बिताएंगे और ऐसे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा डन। आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज समझ नहीं आया तो नेक्स्ट 3 सेशंस में जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश करेंगे नहीं समझ आएगा कुछ। इसलिए गाइस बिल्कुल सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एंड वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। ओके, नाउ की कंपोनेंट्स क्या है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे यहाँ पे एक प्रोमिसर होना चाहिए, एक प्रोमिजी होना चाहिए, देयर हैज टू बी कंसिडरेशन, ओनली देन अग्रीमेंट हैपेंस, और उस अग्रीमेंट में भी एनफोर्सिबिलिटी होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर प्रोमिसर और प्रोमिजी के बारे में बात करते हैं, जैसे ये मिस्टर एक्स मिस वाई को बोल रहे हैं बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिलवा दूंगा, तो ये प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, और ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही हैं। जो ये प्रपोज कर रहे हैं ये प्रोमिजर है, ही इज द प्रोमिजर, और जो वादा एक्सेप्ट कर रही हैं ये बन जा रही है प्रोमिजी। ओके, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली मैं टॉपिक लाई हूँ। वैसे मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है, बट मैंने आपको उसी डायग्राम से सेक्शन 2B 2D 2E 2H प्रॉमिस, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट से एवरीथिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन। और हमारे एग्जाम में क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमने कंसेप्ट समझ लिया, और आने वाले सेशंस में जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला था, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे अग्रीमेंट की सेक्शन 2E के अंदर, है ना, बाइंग सेलिंग होती है यहाँ पर, ओके, गुड्स और सर्विसेज की, और उसमें वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इलीगल लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ऐसा हमें सेक्शन 2D में बताया हुआ है। असेंशियल्स क्या है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है अग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए, पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, क्योंकि अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो पहली बात वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता है। ऐसा हम सेशन के स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया हुआ है। जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, है ना, धरती पर रहना है, हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, घर चाहिए, है ना, हवा चाहिए, एयर चाहिए। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, सोशल रिलेशनशिप में बात नहीं चलेगी। राम ने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, आपने JIBC प्रेप से कोई कोर्स खरीदा, ऑल ऑफ दीज आर लीगल, है ना, कंसिडर ऑल ऑफ दीज आर लीगल रिलेशनशिप, दीज आर नॉट सोशल रिलेशनशिप। आपने ऐसी किसी से बातचीत करते हुए कोई वादा कर दिया भाई बहन में, मम्मी पापा में, हस्बैंड वाइफ में, दैट्स नॉट अ लीगल रिलेशनशिप, दैट्स जस्ट अ सोशल रिलेशनशिप। और सोशल रिलेशनशिप में अग्रीमेंट्स होते हैं, एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है। अग्रीमेंट अगर कोई एक्सप्रेसली वॉइड है, डिक्लेयर्ड वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कंसेंसस एड इडियम बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं
वहां पर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो गाड़ी हैं, ठीक है, और आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मेरे पास मारुति 800 है, मारुति ऑल्टो है, मुझे लग रहा है मैं 800 बेच रही हूँ, आपको लग रहा है आप ऑल्टो खरीद रहे हैं, क्या मीटिंग ऑफ माइंड हुआ? नहीं। अगर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है और ये साबित हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाता है। पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए। सर्टेन मतलब जैसे आपने कहा मुझे 10 लीटर ऑयल देना, अरे भाई कौन सा ऑयल? सरसों का ऑयल चाहिए, कोकोनट का ऑयल चाहिए, पेट्रोल वाला ऑयल चाहिए, व्हाट ऑयल? ठीक है, या मान लेते मैं पेट्रोल ही बेचती हूँ तो हाँ मैं समझ सकती हूँ। बट अगर मेरे पास मैं आई एम अ बिजनेसमैन, ठीक है, मैं एक विक्रेता हूँ, तेल बेचती हूँ अलग अलग प्रकार के, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आपने कहा मुझे 50 टन मेटल चाहिए, 50 टन मेटल चाहिए, कौन सा मेटल? यू हैव टू टेल सर्टेनली, और केपेबल होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट में होने के। अब विकी कौशल तो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, बट ये तो भैया केपेबल ही नहीं है। कोई बोल रहा है मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपके मरे हुए पापा को, मरे हुए मम्मी को, मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दूंगा। इज दिस पॉसिबल? केपेबल ही नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना। यस और लीगल फॉर्मेलिटीज अगर कहीं पे है, जैसे मैंने बताया कि कोई चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो रिटन ही चाहिए, जो रजिस्टर्ड ही चाहिए, जिसमें स्टैंपिंग ही चाहिए, वो सब भी आपको बातें पूरी करनी पड़ेगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, पार्टीज कंप्लीटेड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बंदा या बंदी जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो वो 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, दे शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। और 18 ईयर्स से ऊपर वाला सेक्शन है सेक्शन 11, साउंड माइंड का सेक्शन 12। सेक्शन 11 में हमारे पास एक केस लॉ है जो मैं आपको भी पढ़ाना चाहूँगी, जो कि है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, एक माइनर था। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आप पढ़ पाएंगे इसे, मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये थे एक धर्मोदास घोष, ठीक है, ये गए एक मनी लेंडर के पास और इन्होंने अपनी एक जमीन गिरवी रख दी। ये 18 ईयर्स से नीचे थे। इन्होंने अपनी एक जमीन को, एक लैंड को मॉर्गेज किया और अगेंस्ट विच ही वांटेड टू टेक लोन, 20,000 रुपीज का लोन लेना चाहते थे, रिक्वेस्टेड। अब इन्होंने जो ये मनी लेंडर थे, इन्होंने अपने एजेंट को बोला कि दे दो इनको 10,500 रुपीज दे दो। अब इतने पैसों वाली बातें एक्चुअली आप में हो नहीं रखी है, बट क्योंकि मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूँ तो समझने में चीज़ें आसान रहेंगी। एग्जाम में आपसे पैसे वैसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिंपल एक कहानी सुना दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कौन सा केस लॉ है, तो केस लॉ का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, तो आपको धर्मोदास घोष तो सुन रहा है बट मोहरी बीबी सुन नहीं रहा है, अभी सुनेगा ध्यान से। ओके, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। अब इन्होंने पैसे दे दिए। अब जब धर्मोदास की मदर को इस बारे में बात पता चली तो इनकी मदर ने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा कि मेरा बेटा तो 18 वर्ष से नीचे है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल ही नहीं है और पैसे भी खर्च कर चुका है, तो ये लैंड तो आपको नहीं मिल पाएगी और पैसे भी हम आपको नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ये मनी लेंडर जो है कोर्ट ऑफ लॉ में गया। पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में गया तब तक इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ हो गई थी जब तक सुप्रीम कोर्ट में गया। और इनकी वाइफ थी मोहरी बीबी। मोहरी बीबी, ठीक है, मोहरी बीबी कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये बात लेकर गई तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ ने हर हर नो कोर्ट में यही डिसाइड हुआ कि भैया ये माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। ठीक है, अब मोरी बीबी दुहाई दे रही है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लो बट हमारे पैसे तो वापस दिलाओ। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला भैया जब आपने एक इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दिलवा के दूँ? ठीक है, अगर वो अपने आप भेजते हैं ठीक है, बट हम नहीं दिलवा सकते, ऐसे कोर्ट ऑफ लॉ बोल रहा है। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने इन फेवर ऑफ धर्मोदास घोष सुनवाई कर दी। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में ये डिक्लेयर हुआ कि अगर आप माइनर हैं, मतलब 18 वर्ष से नीचे हैं जनरल सर्कमस्टांसेस, और अगर आप अंडर वार्ड एंड गार्डियन एक्ट में किसी के अंडर वार्ड एंड गार्डियन एक्ट के अंदर किसी माइनर को
गार्डन असाइन किया गया है, तो यहाँ पे इस माइनर को मेजॉरिटी तब मिलती है जब वो 21 वर्ष का हो जाता है। बहुत सिंपल पॉइंट है, अभी तक पूछा नहीं है, बट प्रोफेशनल कोर्सेज में पूछा जा सकता है, तो वी डोंट नो इफ इट कम्स टू अस आल्सो। इन जनरल सर्कमस्टांसेस 18 वर्ष के ऊपर हम मेजर हो जाते हैं, बट जब भी हम वार्ड एंड गार्जियन एक्ट के अंदर किसी माइनर को असाइनमेंट होता है कोई गार्जियन, तो वहाँ वो माइनर मेजर अटेनमेंट लेता है जब वो 21 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर धर्मोदास घोष जीत गए और मोहरी बीबी केस हार गई, इसलिए लैंडमार्क केस का नाम बना मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसको आप रीड लगा सकते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में बोल रखा है कि कोई भी बंदा अगर इनसेन है, मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो जैसे कोई पागल खाने में है, कोई मेंटल असाइलम में है, या फिर somebody is under so much delirium, मे बी बिकॉज उसे बहुत तेज बुखार है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और वहाँ पे किसी से साइन करा लिया कि वो सेन कैपेसिटी में था, नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर नहीं कर सकता था। या किसी ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है कि बस उसको पता ही नहीं, होश हवास नहीं है, उसे अंगूठा लगवा लिया, साइन करवा लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। बट लेट्स से कोई बंदा कभी कभी तो सेन है, कभी कभी इनसेन है, बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उस समय सेन है और इसको आप प्रूव कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं। ऐसे बता रखा है कि एक बंदा है जो जनरली तो इनसेन रहता है, बट कभी कभी सेन रहता है, उस सैनिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ। और ऐसा क्वेश्चन जून 2023 में बना भी है। ओके, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी तो ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगी भी, बट ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10, 11, 12 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, जैसे सेक्शन 2B, 2D, 2E, 2H हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ये सेक्शंस हम कोशिश करेंगे हम अपने दिल में उतारते चले जाए। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट खाली ओरल हो सकता है या खाली रिटर्न हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, बट अगर कहीं पे बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न ही होना चाहिए, जैसे मोर्गेज के केस में, प्रॉपर्टी खरीदने के केस में, तो हाँ वहाँ पे रिटर्न चाहिए होगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जितना रिटर्न वैलिड है उतना ही ओरल भी वैलिड है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। गिव दिस डेफिनेटली अ रीड। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी हमारे सिलेबस में वहाँ पे रिटर्न होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम रिटर्न लेंगे, अदरवाइज ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। और अगर मैं बैंकिंग और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करती हूँ, तो हमारे लिए तो बहुत वैलिड है ना? क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी के, हमारे लिए एज अ बैंक, हमारे लिए मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम इज लेंडिंग, राइट? थ्रू लेंडिंग बिजनेस वी मेक मनी। अब जब हम लेंड कर रहे हैं तभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। जब हम किसी से बोरो कर रहे हैं, मतलब जब कोई हमारे पास डिपॉजिट कर रहा है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही हमने सिलेबस भी अंडर लॉ यहीं से चालू किया है। Yes, Contract Act and banking बोले तो all the banking services, procedures, transactions, one way or other are a offshoot of the Contract Act. Banking is trust-based relationship. A relationship between a banker and a customer is the transactional relationship and depends on the type of transaction, be that acceptance of deposit from public, lending, investing the money so collected by way of deposit, other services, etc. And it is all dependent on the contract. It is all dependent on the agreement, the terms and contracts that we agreed upon as a bank and the party or the customer who entered with the bank in the contract. And when it becomes enforceable, this agreement of course becomes a contract. This is what we started the concept, the topic with today. Yeah, and with this we are done. Khatam. 25A हो गया done. I hope guys. ओके, ये ल्यूनाटिक वाला एग्जाम्पल मैंने बोला था, हाँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो आइए इसको भी मैं ऊपर लेकर चल लेती हूँ। ओके, जो इनसेन वाला पार्ट था सेक्शन 12 के अंदर, अ पेशेंट इज इन अ ल्यूनाटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अ सेन माइंड हु इज डेलीरियस फ्रॉम फीवर, मतलब ऐसे तो सेन है वो, बट उस समय उसको इतना ज़्यादा डेलीरियम है फीवर होने की वजह से, हेलुसिनेट कर रहा है मे बी, और हु इज सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, कि उसके हक में भी है वो कॉन्ट्रैक्ट या नहीं, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। कैन नॉट एंटर वाइल सच डेलीरियम लास्ट और ड्रंकनेस लास्ट। ये सिंपल, बस खत्म। ठीक है, सेक्शन 12 इसके बारे में बातें कर रहा है।
एंड विद दिस आज का सेशन हुआ समाप्त और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25A हुआ डन। 25B में भी हम थोड़ा सा समय लगाएंगे, बट 25C 25D साथ में करेंगे, 25E 25F साथ में करेंगे, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा डन। सबसे ज़्यादा समय हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सरफेसी में लगाएंगे, है ना। मॉड्यूल सी में थोड़ा सा, सॉरी मॉड्यूल डी में 2-3 चैप्टर्स में टाइम लगेगा और मॉड्यूल सी में एक आध चैप्टर में टाइम लगेगा। बाकी सारे चैप्टर्स हम एक एक सेशन में निपटाएंगे। मॉड्यूल डी में आपके साथ में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी, मॉड्यूल ए और बी हैंड रिटन नोट्स के साथ डिस्कस करूंगी, मॉड्यूल सी के कुछ चैप्टर्स हैंड रिटन नोट्स के साथ डिस्कस करूंगी, कुछ चैप्टर्स यहाँ पे हम जैसे अभी डिटेल में जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। बट इस बात की एश्योरिटी रखिएगा कि मैं आपको सब कुछ कराऊंगी, और अगर आप मेरे साथ ये सेशंस रेगुलरली अटेंड करेंगे, एमसीक्यूज वाले सेशंस रेगुलरली अटेंड करेंगे, तो you are going to clear your CAIIB examination. This is my promise to you. But then you have to be consistent, regular, and जब भी कुछ भी मैं आपको होमवर्क भी देती हूँ, कमेंट में भी लिखने को देती हूँ, वो करिए, बिकॉज ओनली एक्शन टेकर्स गेट रिजल्ट्स। Yes, only when you reap sow today will you be able to reap the benefits tomorrow. Are you an action taker? If yes, let me know in the comment box that yes, you are an action taker by writing the answer. What's the section for minor and what is the section for contract? दो होमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट का क्या सेक्शन है और माइनर का क्या सेक्शन है, इन दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ साइनिंग ऑफ टुडे। बाय बाय।